आप सभी को नमस्कार। आज ये धमाका क्लास सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसमें 4-5 सवालों को लेकर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। कहने को तो ये 4-5 सवाल हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो धमाका सीरीज के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सवाल के जितने भी ऑप्शन होते हैं, उन सभी ऑप्शनों को लेकर आपके साथ चर्चा लगातार की जा रही है। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए आप पुराने पेपर उठा लो और उन पेपरों के जितने भी ऑप्शन हैं या उन ऑप्शनों से मिलता जुलता जितना भी एरिया है, उस पूरे एरिया को कवर करने की बहुत ज़रूरत होती है। और ये एक नींव का काम भी करती है। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक आप प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और अच्छा प्रदर्शन के ऊपर ही निर्भर करता है सफलता और असफलता। तो सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करने की आवश्यकता है। पुराने पेपरों को देखने की आवश्यकता है। पुराने पेपरों में जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों से मिलते जुलते और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन सवालों तक पहुंचने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने स्तर से दिमाग लगाकर नए सवालों को डेवलप नहीं करोगे, अपने अंदर तर्क शक्ति का विकास नहीं करोगे, तब तक तैयारी जो है अच्छे स्तर की नहीं हो पाती है। इसलिए अच्छी तैयारी करने के लिए दिमाग लगाना है, सोच को डेवलप करना है, तर्क शक्ति को बढ़ाना है, तब जाकर के आपकी अच्छी तैयारी होगी। और अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो निश्चित ही आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो का पहला सवाल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। हाँ, तो सवाल एकदम स्क्रीन पर आपके सामने है। सवाल वाला जानना चाहता है कि फेफड़ों की परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है पेरिटोनियम, प्लूरा, ड्यूरामेटर और पायामेटर। तो अगर आपको जानकारी हो तो फेफड़ों की परत को प्लूरा के नाम से जाना जाता है। फेफड़ों के ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है उसे प्लूरा कहते हैं। इसी लेयर के अंदर प्लूरल नाम का एक द्रव्य भरा होता है, जो इस परत को थोड़ी मुलायमता प्रदान करता है, ताकि इसके अंदर किसी तरह की कोई टूट फूट न होने पाए। इस सवाल में जो ऑप्शन डाले गए हैं वे सभी शरीर के किसी न किसी अंग की लेयर के नाम हैं। इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेरिटोनियम। पेरिटोनियम पेट के अंदर पाई जाने वाली एक झिल्ली होती है, जो पेट के अंदर कुछ अंगों को कवर करने का काम करती है। इसी तरह से ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर हमारे दिमाग की सबसे बाहर वाली परत होती है। जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के द्वारा मस्तिष्क को सुरक्षित रखा जाता है। हड्डी के एकदम नीचे जो परत पाई जाती है उसे ड्यूरामेटर कहते हैं। इसी तरह से अगर पायामेटर की बात करें तो पायामेटर दिमाग की सबसे अंदर वाली परत होती है। और बीच में जो परत होती है उसे एरेक्नोइड के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इससे मिलता जुलता जितना भी एरिया है कि शरीर के किस अंग पर कौन सी परत होती है, उन सभी को याद कर लेना बेहद ज़रूरी है। जैसे अगर हृदय की बात करें तो हृदय में पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम नाम की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम, बीच वाली परत को मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली परत को एंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये इस सवाल वाला जानना चाहता है कि वॉलीबॉल खेल की खोज किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन हमारे सामने ऐसे डाले गए हैं जिन्होंने
किसी न किसी खेल की खोज की थी, जिस कारण ये चारों व्यक्तित्व वर्ल्ड में बहुत फेमस खेलों के क्षेत्र में हैं। तो वॉलीबॉल खेल की खोज विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में की थी। जिस समय वॉलीबॉल खेल की खोज की गई उस समय वॉलीबॉल को मिंटोनेट नाम दिया गया था। सन 1896 में डॉक्टर एटी हाल्स्टेड ने इस खेल का नाम मिंटोनेट से बदलकर वॉलीबॉल कर दिया था। इसी तरह से अगर जेम्स नाई स्मिथ की बात करें तो इनके द्वारा बास्केटबॉल खेल की खोज सन 1891 में की गई थी। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलों की खोज अमेरिका में हुई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर बेसबॉल की हम बात करते हैं तो बेसबॉल खेल की खोज डबल डे के द्वारा की गई थी, जिस कारण डबल डे को बेसबॉल खेल का जनक भी कहा जाता है। जबकि जिगरो कानो की अगर हम बात करते हैं तो जिगरो कानो के द्वारा जूडो खेल को खोजा गया था। यही कारण है कि जिगरो कानो को जूडो खेल का जनक कहा जाता है। हाँ, ये सवाल वाला जानना चाहता है कि न्यूरॉन का कौन सा प्रकार नहीं है। देखो, न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन और तीसरे होते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टैटिक न्यूरॉन का कोई प्रकार नहीं होता। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन शरीर के संवेदी अंगों से किसी सूचना को लेकर दिमाग तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर संवेदी अंग का जिक्र आया है तो संवेदी अंग शरीर के अंदर 5 होते हैं, जिनमें से आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 संवेदी अंग हैं। इन अंगों से जो मैसेज जनरेट होता है वो सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा सीधे दिमाग तक पहुंचता है। इस न्यूरॉन को हम अफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन किसी मैसेज को दिमाग से मांसपेशी तक लेकर पहुंचते हैं और ये मैसेज इन न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मसल्स तक पहुंचता है। इन न्यूरॉन को हम इफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से अगर इंटरमीडिएट न्यूरॉन की बात करें तो इंटरमीडिएट न्यूरॉन अन्य न्यूरॉन के बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद रहते हैं। हाँ, ये सवाल वाला जानना चाहता है कि शूटिंग और तीरंदाजी का जो खेल मैदान होता है उसे साइंटिफिकली किस नाम से जाना जाता है। तो शूटिंग और तीरंदाजी के खेल मैदान को हम रेंज कहते हैं, RANGE, रेंज। अब कुछ ऐसे खेल हैं जिनके खेल मैदानों का कोई साइंटिफिक नेम है, उन सभी को लेकर इस सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे आइस हॉकी और स्केटिंग की अगर बात करें तो आइस हॉकी और स्केटिंग के मैदान को रिंक कहते हैं, RINK, रिंक। इसी तरह से वॉलीबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल और लॉन टेनिस जिस स्थान पर खेले जाते हैं उसे कोर्ट कहा जाता है। साइकिलिंग के मैदान को वेलोड्रम कहते हैं। शतरंज बोर्ड पर खेला जाता है। तलवारबाजी जिस स्थान पर होती है उसे स्ट्रिप कहते हैं। मुक्केबाजी रिंग के अंदर होती है। बाउलिंग के लिए एली का इस्तेमाल किया जाता है। घुड़सवारी जिस स्थान पर होती है उसे एरिना कहते हैं। तैराकी पूल के अंदर आयोजित की जाती है जिसे स्विमिंग पूल भी कहते हैं। जूडो के लिए जूडो खेल का जो मैट होता है उसे जूडोका कहते हैं। टेबल टेनिस के लिए मेज का प्रयोग किया जाता है, मेज के ऊपर टेबल टेनिस
खेली जाती हैं। इसी तरह से बेसबॉल का जो मैदान होता है उसे साइंटिफिकली डायमंड के नाम से जाना जाता है। रग्बी के लिए पिच का प्रयोग किया जाता है। गोल्फ के लिए कोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब गोल्फ जिस स्थान पर खेला जाता है उसे कोर्स कहते हैं। क्रिकेट जिस स्थान पर खेला जाता है उसको विकेट कहते हैं। कुश्ती जिस स्थान पर कराई जाती है उसे मैट के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये सवाल वाला जानना चाहता है कि फुटबॉल की गेंद का वज़न कितना होता है। एकदम बेसिक सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि फ़ुटबॉल के लिए जो गेंद इस्तेमाल में लाई जाती है उसका वज़न 410 से 450 ग्राम के बीच होता है। और अगर फुटबॉल गेंद की परिधि की बात करें तो परिधि 27 से 28 इंच होती है। अब बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जिनको खेलने के लिए गेंद की आवश्यकता होती है। तो इस सवाल के अंदर हम चर्चा करेंगे कि किस खेल में किस प्रकार की गेंद का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में वॉलीबॉल खेल के लिए जो गेंद इस्तेमाल में लाई जाती है उसका वज़न 260 से 280 ग्राम के बीच होता है। अगर वॉलीबॉल गेंद की परिधि की बात करें तो 65 से 67 सेंटीमीटर वॉलीबॉल की परिधि होती है। वाटर पोलो की गेंद का वज़न 400 से लेके 450 ग्राम तक होता है। और वाटर पोलो गेंद की परिधि 68 से 71 सेंटीमीटर होती है। बास्केटबॉल की गेंद का वज़न 567 से लेके 650 ग्राम के बीच होना चाहिए। और बास्केटबॉल गेंद की परिधि 75 से 78 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। हैंडबॉल की गेंद पुरुषों के लिए 425 ग्राम से लेके 475 ग्राम के बीच होनी चाहिए। और पुरुषों के लिए जो गेंद इस्तेमाल में लाई जाती है उस गेंद की परिधि 58 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसी तरह से अगर महिलाओं हेतु हैंडबॉल में जो गेंद प्रयोग में लाई जा रही है उसका वज़न 325 से लेके 375 ग्राम के बीच होना चाहिए। महिलाओं हेतु हैंडबॉल गेंद की परिधि 54 से 56 सेंटीमीटर होती है। रग्बी की गेंद का वज़न 400 ग्राम होता है। क्रिकेट और हॉकी खेल में जो गेंद प्रयोग में लाई जाती है दोनों का वज़न 155.9 से 163 ग्राम तक होना चाहिए। जबकि क्रिकेट गेंद की परिधि 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर और हॉकी गेंद की परिधि 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। टेनिस की गेंद का वज़न 56.7 से 58.5 ग्राम होता है। गोल्फ की गेंद का वज़न 45.9 ग्राम होता है। टेबल टेनिस की गेंद का वज़न 2.70 ग्राम होता है। पोलो की गेंद का वज़न 170 से 182 ग्राम होता है। बैडमिंटन में जो शटल प्रयोग में लाई जाती है उस शटल का वज़न 4.74 से 5.50 ग्राम के बीच शटल का वज़न होता है। पंखों की संख्या कम से कम 14 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकती है। पंखों की लंबाई 62 से 70 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए। बैडमिंटन में प्रयुक्त होने वाली शटल का अगर ऊपरी व्यास की बात करें, पंखों की तरफ से शटल का व्यास 58 से 68 मिलीमीटर के बीच होता है। जबकि शटल का जो बेस होता है, बेस मतलब शटल का आधार जो होता है, आधार का व्यास 25 से 28 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ सवाल जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। इन सवालों से मिलता जुलता जितना भी एरिया जो पेपर में आने लायक बनता है उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस किया गया है।
अगर आप चाहो तो वीडियो को देखकर अपने नोट्स बना सकते हो। नोट्स आपको इसी तरह से बनाने हैं कि जैसे श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, लेकिन इस सवाल का जो एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे उसमें आप जितने भी देश हैं उन सभी के राष्ट्रीय खेल एक जगह आपको लिखने की आवश्यकता है। उससे होता ये है कि जब भी आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं, याद करना शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेजेस आपको नहीं पढ़ने होते हैं। बहुत कम पढ़ करके आप अधिक से अधिक चीज़ों को याद रख सकते हो। एक सवाल ये बन सकता है कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप क्या बनाओगे कि भाई जितने भी खेल हैं सभी खेलों में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, उन सभी को एक साथ लिखने की आवश्यकता है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसमें आप जितने भी खेलों के क्लब हैं उन सभी के नोट्स एक जगह आपको ढूंढकर नोट करने की आवश्यकता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप कम से कम पेजों को पढ़कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, एक अच्छी तैयारी कर सकें। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना आप कतई ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हम आपके लिए गुणवत्तापरक सवालों को किस तरह से आप तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए भी अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी आप हम तक अवश्य पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।